हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और बात इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आएंगे हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मस्त सा एक फंक्शन लेते हैं, सिस्टम लेते हैं, सिस्टम में कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, है ना, ताकि इसको गहराई से समझे कि ये कहानी क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप बोर हो रहे हो मान लो तो क्या कर सकते हैं भाई, ये एक फंक्शन ले लिया मैंने, एक सिस्टम ले लिया, उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इस सिस्टम में मैंने दिया 1/s। अब मैं आपसे यदि पूछूं कि सिस्टम की जो ट्रांजिएंट नेचर है वो कौन डिसाइड करेंगे, ये दोनों बंदे डिसाइड करेंगे, जय और वीरू। ओके, नाउ इनको करना क्या है वो कौन डिसाइड करेगा? ठाकुर डिसाइड करेगा, इनपुट डिसाइड करेगा। ठाकुर बोलेगा जय वीरू को क्या करना है, जय वीरू एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन में जो फाइनल रिजल्ट आएगा अपने उसकी मौत किसकी भाई, कि कौन था भाई वो? सांभा नहीं, वो पहले फिल्म में विलेन कौन था भाई? ठाकुर, जय वीरू, कितने गब्बर की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इज गब्बर, ठीक है। एग्जीक्यूशन सब समझ गए? ओके सर, कॉमेडी मत करिए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, वेट अ मिनट। ओके, आओ जरा जल्दी से। s+1 हियर इट इज, -1 ले लीजिए और ये ले लीजिए -7। दीज आर द पोल्स एंड पोल विल कंट्रीब्यूट द ट्रांजिएंट बिहेवियर, ठीक है साहब। ये रहा ये और ये रहा ये, दोनों मिलके ट्रांजिएंट नेचर की बात करेंगे, ट्रांजिएंट को अफेक्ट करेंगे। ट्रांजिएंट क्या होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है सर, समझ में आया सर। चलिए, तो रिस्पॉन्स की वैल्यू निकालते हैं जरा। रिस्पॉन्स सी ऑफ इज इक्वल टू 1/s गुणा s+1 गुणा s+7। पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, उसके बाद स्टेप रिस्पॉन्स सी ऑफ टी निकालेंगे। तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू समथिंग बाई एस, समथिंग अपॉन s+1, समथिंग अपॉन s+7। जल्दी से वैल्यू निकालिए। एस की वैल्यू रखना है 0, इसको छोड़ के सभी में एस की वैल्यू 0 रख दो। सो 1 डिवाइड बाई ये हो गया 1, ये तो दिस इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 7। समझ गए? ठीक है। नाउ एस की जगह रखना है -1, इसको छोड़ के सब दूर -1 रख दो। तो ये है -1 और ये है 6, सो -1/6। ओके, नाउ एस की जगह रखना है -7, इसको छोड़ के -7 यहाँ रखा, -7 + 1 -6, सो -7 और -6 दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 1/42। ओके, अब यहाँ आराम से मैं ILT ले सकता हूँ और जैसे ही ILT लूंगा बेटा प्यारे बच्चे, ये बन जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स। दिस इज नथिंग बट स्टेप रिस्पॉन्स। और क्या बनेगा वो सर? बनेगा 1/7 u ऑफ t, कॉमन लिख देंगे सबका, -1/6 e⁻t प्लस 1/42 e⁻7t। और सबके बाहर कौन? u ऑफ t। एग्जाम में नहीं भी दिया हो तो हमें पता है, पढ़ा दिया ना हमने, ठीक है साहब। अब ये c ऑफ t की t इक्वल टू 1 पे ही वैल्यू निकाल के देखते हैं, ज्यादा कुछ जाते ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसकी 1 पे, चलो एक काम, पहले तो 0 पे निकाल लेते हैं, जो हमेशा की परिपाटी बनी है कि C0 निकाल लीजिए सर, ये लीजिए। और C0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/7 माइनस 1/6 प्लस 1/42, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ, आप भी कर दीजिए ज़रा। ओके, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। वाह, बहुत ही खूबसूरत वैल्यू आ रही है भाई, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं c = 1 पे। c = 1 पे क्या वैल्यू होगी? 1/7 माइनस 1/6 गुणा e⁻1 प्लस 1/42 गुणा e⁻7, ये वैल्यू होगी जी सर, यही वैल्यू होगी, ठीक है। तो वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से यहाँ रख रहा हूँ मैं, 1/7 माइनस e⁻1/6,
सो बेटा इस पॉइंट की वैल्यू आ रही 0.061। ओके, नाउ नेक्स्ट वैल्यू आ रही है दिस e⁻⁻7 डिवाइड बाई 42 और इसकी वैल्यू आ रही है 0.00002। यस, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, तो टोटल रिस्पॉन्स देखिए जरा। इस टोटल रिस्पॉन्स में अब आप समझ ही गए होंगे बात को कि सर इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो लगभग ऑलमोस्ट जीरो है। 1 माइनस दिस करेंगे और इसमें नहीं भी जोड़ेंगे तो C1 तकरीबन बराबर ही रहेगा। वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं ना, यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं। देखो जरा, ये दो वैल्यू है। पहले क्या किया मैंने, सिर्फ इन दोनों को एग्जीक्यूशन कर दिया तो ये आया, फिर तीनों को एग्जीक्यूशन कर दिया तो ये आया। ऑलमोस्ट बराबर है बंदे, ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसको यदि हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन क्यों हटा, ये कहां से आया, इसको लाने वाला कौन, इसको लाने वाली टर्म ये, इस टर्म को लाने वाला कौन, इस टर्म को लाने वाला ये पोल। समझ रहे हो, ये टर्म आया ये पोल से, ये पोल से आया ये टर्म लाया आपके सामने ये, और इसकी वैल्यू ही आई है ये। और इसका टोटल रिस्पॉन्स में जो इफेक्ट है वो ना के बराबर है। तो इस सिस्टम का ये जो पोल है ना, इसको आप विदाई दे सकते हो, छुट्टी दे सकते हो। आपने जय वीरू बुलाया, जय काम ही नहीं कर रहा, खत्म करो, भगाओ, है ना। तो इसे ही कहते हैं डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक पोल जो है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आउटपुट में, और एक पोल कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट आउटपुट में नहीं डालता। तो जो डालता है इसे ही बोलते हैं डोमिनेंट पोल। क्या बोलते हैं जी, डोमिनेंट पोल। और ये बंदा ये डोमिनेंट है, नॉन डोमिनेंट पोल है ये, या इनसिग्निफिकेंट पोल है। इसे सिग्निफिकेंट पोल भी बोलते हैं, इसे इनसिग्निफिकेंट पोल भी बोलते हैं। चलिए इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो क्या करें, हटा दें इसको, तड़ी पार कर दें। लेकिन कैसे, ऐसे क्या, इस सर एक काम करो ना, जब इसका महत्व है ही नहीं तो आप एक काम करो, s+1 लिख लो बस, s+7 को हटा दो, 1/7 डिवाइड बाई c ऑफ s। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, सारे नियम से चीजें चलती है ना। आप इसे हटा सकते हो, ये तो आपने तय कर लिया। आपने तय कर लिया कि +1 जो -1 पोल है वो डोमिनेंट है, वो ये नॉन डोमिनेंट है। आपने तय कर लिया ये सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है। आपने ये भी तय कर लिया कि 7 को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन टाटा बाय बाय करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट डिलीट कर दें। वो डिलीट करना है, वही हम पढ़ रहे हैं डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट में। और डिलीट करने का तरीका क्या है अब वो समझ लो। तो चलो हम लेके आ रहे हैं इसको यहां पे, 1/s+1 s+7 ये g ऑफ s है, ठीक। अब आपने तय कर लिया कि ये 7 जो है s = -7 ये एक इनसिग्निफिकेंट पोल है, और s = -1 ये एक सिग्निफिकेंट पोल है, ये डोमिनेंट पोल है। तो आपका डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इनसिग्निफिकेंट पोल को टाटा बाय बाय कर सकते हो। यू कैन रिमूव दिस, बट द क्वेश्चन इज हाउ। बस उसी हाउ का हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसको हटाना है, ठीक है। लेकिन इसे जानने से पहले महत्वपूर्ण एक और बात आ गई कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट पोल है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है। वो देख लो जरा। देखो बेटा, ये S5 तक लोगे ना, s+5 तक लोगे तो भी इनसिग्निफिकेंट। 5 से यदि नीचे होता, यानी कि कहानी ऐसी होती कि 1/s+1 s+4, तो ये सिग्निफिकेंट, ये भी इफेक्ट डालता आपके ट्रांजिएंट में। इसका भी इफेक्ट रहता और इसका भी इफेक्ट रहता, दोनों इफेक्टिव पोल्स होते। इस केस में, केस नंबर 1, बोथ आर इफेक्टिव। ध्यान से सुनिए, बोथ आर इफेक्टिव पोल्स, ठीक है।
एक ज़्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, बट दोनों इफेक्टिव पोल्स है। बोथ आर इफेक्टिव पोल्स। बोथ आर इफेक्टिव पोल्स मतलब बोथ आर डोमिनेंट पोल्स, बोथ आर सिग्निफिकेंट पोल्स, ठीक। लेकिन यही कहानी हो जाती 1/s+1 s+5। इस केस में बेटा सिर्फ ये इफेक्टिव रहता, ये जो है ना नॉन इफेक्टिव होता। समझ गए बात को? इसका मतलब ये कि ये 5 से बड़ा अब कुछ भी हो, वो सारे क्या होंगे? डोमिनेंट नहीं होंगे, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। 5 भी इनसिग्निफिकेंट है। तो कहानी बड़ी सिंपल है। आपको क्या करना, इसमें पता है आपको इनसिग्निफिकेंट पोल, इसमें इनसिग्निफिकेंट पोल क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। सिग्निफिकेंट पोल का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो आपको क्या करना, ISP डिवाइड बाई SP करो और ये ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो जाए, ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो जाए तो यस आपने सही माना कि ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो तो दोनों सिग्निफिकेंट पोल है, ISP कुछ भी नहीं है। जैसे कि इस केस में 5 डिवाइड बाई 1 ग्रेटर इक्वल टू 5 फुलफिल, यानी कि यस 5 जो है वो ISP है और SP जो है वो 1 है। इस केस में देखते हैं, मान लो ISP, मान लो आपने मान लिया कि ये ISP है दूर वाला, तो दूर वाला बटे दिस, क्या ये फुलफिल करता है? इसको नहीं करता। इसका मतलब दोनों सिग्निफिकेंट पोल है। तो एक ही कंडीशन है, यदि आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा पोल सिग्निफिकेंट है कौन सा नहीं है, तो क्या करना, दूर वाले पोल को मान लीजिए इनसिग्निफिकेंट पोल है, पास वाले को, दूर वाला किससे? j⍵ एक्सिस से, पास वाले को मान लीजिए सिग्निफिकेंट पोल है। ये रूल कर दीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दूर वाला डिवाइड बाय पास वाला, और दोनों यदि ग्रेटर और इक्वल टू 5 हो तो दूर वाले को ISP बोल दो। समझ गए ना? कहानी बड़ी सिंपल है। सबसे बात होगी दूर वाला डिवाइड बाय पास वाला, और ये यदि ये हो जाए तो इसका मतलब ये है कि दूर वाला जो है वो ISP है और जो पास वाला है वो SP है। लेकिन मान लो ऐसा ना हो, दूसरी कंडीशन यही हो सकती है ना आपकी कि दूर वाला डिवाइड बाय पास वाला, और इनकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो लेस, सॉरी अब ये तो साइन तो हट ही गया, वो लेस देन 5 डायरेक्ट देखनी है, 5 से कम हो जाए। तो इसका मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट पोल हैं। कौन? दूर वाला भी सिग्निफिकेंट पोल है और पास वाला भी सिग्निफिकेंट पोल है। कहानी बड़ी सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सब हिंदी में इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ओवर द टाइम मैंने देखा है कि बंदों को इतना ज़्यादा कंफ्यूजन इस सड़ी सी चीज़ में आ जाता है, तो उन्हीं बंदों के लिए, आप में से बहुत सारे को आई नो सब क्लियर हो गया है, इतना बताने की भी जरूरत नहीं है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए बता दिया राजा। चलो ठीक है सर, अब मुद्दे की बात बताइए कि कैसे एलिमिनेट करना है। चलो एलिमिनेट करना सिखाते हैं। आपके पास फंक्शन था s+1 डिवाइड बाई s+7। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप इसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख लीजिए। प्रोसेस 1 है कि इसको आप इंटायर फंक्शन को कन्वर्ट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। पहली कहानी, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद इनसिग्निफिकेंट पोल को डिलीट द इनसिग्निफिकेंट पोल। कहानी बड़ी सिंपल है। ओके सर, तो इसे टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा, टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड इफेक्ट है, इसका ये कुछ मैग्नीट्यूड इफेक्ट भी दे रहा होगा ना बेटा, तो इसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट आप इससे ले लोगे। आप पोल को हटाओ बिकॉज ऑफ उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर, ट्रांजिएंट अफेक्ट जो भी कर रहा है वो सिस्टम को, उसको हटा रहे हैं अपन, लेकिन वो जो मैग्नीट्यूड देके जा रहा है ना उसको चुराना है, और मैग्नीट्यूड इसका चुराएंगे अपन टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो जैसे ही इसको टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो आप, तो फंक्शन हो जाएगा g(s) = 1 डिवाइड बाई 1 + s टाउ वाला फॉर्म भूल गए आप? 1 + s, बिल्कुल सर,
और इसको यदि 1 प्लस करोगे तो 7 को बाहर लाना पड़ेगा, 1 प्लस s/7। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये कीजिए कि आप इसका कर रहे हैं डिलीशन। सो दिस इज नथिंग बट 1/7 डिवाइड बाई s+1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आप इसको लेके कर दीजिए एग्जीक्यूट। अब आपका आउटपुट है ना, इसमें वही आएगा, उसमें वही जो आ रहा था वही इसमें आएगा, ना के बराबर अंतर है। लेकिन आप जरा यहाँ देखो, इसका यदि ऑर्डर मैं आपसे पूछूं तो साहब बोलोगे आप सर इसका ऑर्डर है 2, और आपने इसका ऑर्डर पूछा किसी ने तो दिस ऑर्डर है 1। सो ये हायर ऑर्डर सिस्टम को लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करने की भी अप्रोच हो गई। कौन? डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से आप क्या कर रहे हैं कि हायर ऑर्डर सिस्टम को, हायर ऑर्डर सिस्टम्स को आप लोअर ऑर्डर में कर रहे हैं with the help of dominant pole concept। समझ गए? एलिमिनेशन टेक्निक मैंने बता दी। दूसरी टेक्निक भी है इसकी जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वो अपने को नहीं करना बेटा। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं सिंपल सा। ये रहा बेटा क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन? h of s इक्वल टू k डिवाइड बाई s+10 s²+2s+2। What is the second order approximation? या गेट में इसी नाम से क्वेश्चन आता है बेटा, अप्रोक्सीमेशन दे देंगे या डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट नाम से दे देंगे आपको। देखो 3 ऑर्डर है ये, 3 ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर बनाना है, मतलब हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में आना है। कौन से कॉन्सेप्ट से करेंगे बेटा? वो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से। अब डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि दूर का और पास का वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा ना, कि कौन दूर है कौन पास है। इनसिग्निफिकेंट पोल और सिग्निफिकेंट पोल के बारे में तो जानकारी ले लें पहले, उसके बाद ही ना अप्लाई करेंगे। तो चलो पोल क्या क्या है आइए देखते हैं जरा। तो सबसे पहले है s+10 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इक्वल टू -10, ये है पोल। सो हियर इट इज। चलिए, और एक और इक्वेशन है s²+2s+2 इज इक्वल टू 0। इसके पोल्स पता करो जरा। तो चलो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएंगे सर। -2 प्लस माइनस b² यानी कि 4 माइनस 4ac, सो दैट इज 8 डिवाइड बाई 2। या आप पोल निकाल के लेके आ रहे हैं s1 एंड s2। ठीक है जी। सो ये हो जाएगा -2 प्लस -4, सो दिस इज नथिंग बट 2j डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से आपके पोल आ रहे हैं -1 प्लस -2j। ठीक है, सो हियर इज द माइनस और ये प्लस, -1 प्लस 2j -1 दिस। नाउ अब कैसे करें? दूर का है 10, पास का। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये तो यार कॉम्प्लेक्स है, तो सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर कीजिए। ठीक है, तो रियल पार्ट इज 1 और ये ग्रेटर इक्वल टू 5 है। इसका मतलब यस ये इनसिग्निफिकेंट पोल हुआ और ये भाई साहब सिग्निफिकेंट पोल हुए। तो 10 को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इसकी परमिशन मिल गई आपको इस फॉर्मूले से। एग्जामिनेशन में हड़बड़ी नहीं करना बेटे, एक बार चेक करना कि प्रॉपर तरीके से हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके सर, हो सकता है सर हमने चेक कर लिया, हमने ये भी फाइंड कर लिया, अब मैं हटा सकता हूँ इन्हें। ठीक, ओके, आइए जरा कैसे करें सर। तो मैं बोला कि इसको आप डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यानी कि इसको सेकेंड ऑर्डर का बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? h ऑफ s को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। h ऑफ s को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखो आप। चलो लिखते हैं h ऑफ s का टाइम कांस्टेंट फॉर्म। तो ये हो जाएगा k, नीचे से 10 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस s वाली कहानी बनानी पड़ेगी, s/10 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से कैसे लें बेटा? सो 1 प्लस बाकी आगे जितना भी ऑर्डर तक जा रहा है, तो इसलिए 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस समथिंग लेके आना है, तो ये हो जाएगा s प्लस s²/2। अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में जैसे ही आया, इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड
H of s is the approximated transfer function now, और whose value is k by 20 divided by this s square by 2 plus s plus 1। अब बच्चे गलती यहाँ कर देते हैं कि वो इसको लिखना है अपने को यहाँ पे, और वो लिख देते हैं इसको। ना बेटा, इसको नहीं लिखना है। टाइम क्वेश्चन फॉर्म में जो कन्वर्ट किया तो उसी को यहाँ लिखना है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, गलत क्या करते हैं, इसमें k by 20 मस्त लिख रहे हैं बराबर, और लिख दे रहे हैं s स्क्वायर प्लस s प्लस 2। और गनीमत ये रहेगी कि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगा और आप टिक करके आ जाएंगे। सो बड़ा केयरफुल रहना बेटा। सो दिस इज नथिंग बट द रोंग, ये है रोंग 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 रोंग। ठीक, समझे बात को। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, चलिए ये क्वेश्चन है। अभी जब फुल अप क्वेश्चंस करेंगे इस यूनिट के खत्म होने के बाद, इस यूनिट में थ्योरी खत्म होने के बाद, तो सारे टाइप्ड रहेंगे। बट इन बिटवीन वाले में मैंने लिख दिया द सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। ध्यान से पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन पूछा है ऑफ सिस्टम गिवन बाय दिस। तो सर 3 ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का बनाना है, मतलब पक्का डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट है। और डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट है तो पक्का इन्होंने यदि लिखा ही है तो पक्का सिग्निफिकेंट पोल होगा और इनसिग्निफिकेंट पोल होगा, ये बात तो तय है ना। -5 है आपके पास, ये रहा। और लेट्स फाइंड आउट द पोल्स। वैसे तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स फाइंड आउट द पोल्स। -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, यस, माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से रियल पार्ट -1/2 आ रहा है, बस इससे ही मतलब है, यानी कि आधा आ रहा है। -1/2 इज द रियल पार्ट। वैसे ये कॉम्प्लेक्स है तो ये तो कहानी हटा दो यहाँ से। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ठीक है। √3/2 उसकी मैग्नीट्यूड है इमेजिनरी पार्ट की। ओके सर, सिग्निफिकेंट पोल और वो सब लग रहा है इसमें, है ना। 5 डिवाइड बाय आधा तो 10 हो जाता है। बिल्कुल, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने मान लो कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा है तो आप डायरेक्ट इसको एलिमिनेट करके लिख दोगे कि एक काम करो, s+5 वाले को टाटा बाय बाय कर दो और आप लिख दोगे 5 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, ये लिख दोगे ना। हाँ ठीक है। आपने सोचा डोमिनेंट, ये डोमिनेंट नहीं, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसको हटा दो। और जैसे ही आपने रोंग किया और आपका रोंग आंसर अवेलेबल है यहाँ पर, देखो 5 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, ये रहा रोंग। जो गलत रास्ते आप तय करोगे ना, वो गलत रास्ते यहाँ पे अवेलेबल है बेटा। आप गेट, आपके एप्टीट्यूड का ही तो एग्जाम है। दिमाग, आप दिमाग कैसे लगा रहे हैं उसका एग्जाम है यहाँ पे। और बताइए सर, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा, आपने बताया था तो लेना बेटा। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में यदि लेना है तो 5, और ये हो जाएगा 5 यहाँ से लिया, 1 प्लस s/5 यहाँ आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है ही, 1 प्लस वाले फॉर्म में है ही, ये 1 प्लस s स्क्वायर वाले फॉर्म में है ही। ये 5 से 5 गया, वंस टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आ गया। और उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। सो आंसर है क्या? जी हाँ सर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। अब इसकी एक दूसरी अप्रोच भी है जिससे लोग करते हैं बट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं टाइम कांस्टेंट वाली पहले बताया आपको। इसका सेकंड तरीका भी है, जरा देखना जरा। 5 डिवाइड बाई, इसको मैं लिख लेता हूँ अगले पेज पे, 5 डिवाइड बाई s प्लस 5, और ये है s स्क्वायर प्लस s प्लस 1। अब इसमें आपको टाइम क्वेश्चन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है वो देखिए जरा। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डोमिनेंट पोल को डिलीट कर दीजिए, डिलीट इट, डिलीट दिस, डिलीट, समझा देता हूं जो लिखा, डिलीट दिस, बट प्लीज टेक केयर ऑफ ओवरऑल डीसी गेन। दिस इज नथिंग बट द ओवरऑल डीसी गेन एक्सक्लूडिंग द सिग्निफिकेंट पोल। कुछ भी समझ में नहीं आया, देखो जरा, मैं ये बोल रहा, इसका आप डीसी गेन निकाल लीजिए। दिस इज नथिंग बट द डीसी गेन। बट डीसी गेन निकालते समय क्या कीजिए, सिग्निफिकेंट पोल को कंसिडर मत कीजिए। ओवरऑल डीसी गेन निकालते टाइम एक्सक्लूड करिए सिग्निफिकेंट पोल को। डीसी गेन मतलब s इक्वल टू 0 रख दीजिए। ये हो गया 5 डिवाइड बाई 0 प्लस 5, और इसको तो कंसिडर करना ही नहीं है।
सिग्निफिकेंट पोल है ना ये, तो सिग्निफिकेंट पोल को कंसिडर मत करिए। तो 5-5 कहानी खत्म। डीसी गेन जो आया बेटा दैट इज नथिंग बट 1 आया। वंस यू गेट द डीसी गेन, अब आप डिलीट कर दीजिए इसको और फाइनल फिगर लिखेंगे, फाइनल कहानी लिखेंगे 1 डिवाइड बाई डीसी गेन आ गया है, बस वही डीसी गेन डिवाइड बाई सिग्निफिकेंट पोल, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। कहानी क्या हो गई कि अब जब आप करके लाएंगे तो आप लिखेंगे कि डीसी गेन जो आप लेके आए वो डिवाइड बाई सिग्निफिकेंट पोल, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? अब यहां गलती क्या कर देते हैं बच्चे कि डीसी गेन फाइंड करते समय ये भी कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ही ये कंसिडर कर लेते हैं कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और ट्विस्ट आपका आंसर में अवेलेबल है। ठीक है? अच्छा, अभी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 7 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। अभी तो 300 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? डोमेन और पोल कॉन्सेप्ट समझ में आया ना बेटा? अगली क्लास में हम फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मिलेंगे फिर। बाय बाय।